नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। अपने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अपने तीसरी क्लास में कल जहाँ से हमने इसको छोड़ा था उसी से आगे अपन शुरुआत करेंगे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपन ने एक मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था, समता का अधिकार 14 से 18 के अकॉर्डिंग। आज अपन दूसरे मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, जो अपने 19 से 22 के अंतर्गत है। यहाँ पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई स्वतंत्रता के अधिकार कुल कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत दिए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुल 4 अपने जो अनुच्छेद हैं 19, 20, 21, 22 के अकॉर्डिंग दिया गया है। ऐसे कई छोटे क्वेश्चन होते हैं इनमें गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है जल्दबाजी के अकॉर्डिंग, तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देने योग्य है। अब इसमें अपन बात करेंगे 19 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 19 क्या कहता है। तो आपको याद है कि अपने पहली क्लास के अंतर्गत जब अपने प्रस्तावना पढ़ी थी तो प्रस्तावना के अंतर्गत हमने अलग अलग 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात की थी, जैसे विचार है, अभिव्यक्ति है, धर्म है, उपासना है, विश्वास है, इन सभी के बारे में। लेकिन उस दिन भी अपन ने बात की थी कि अपने जब अपन अनुच्छेद 19 के बारे में अपन अगर चर्चा करेंगे तब हम 6 प्रकार के अपने स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बात करेंगे, जो अपने 19(1) के अंतर्गत दर्ज है। तो 19(1) के अंतर्गत अपने जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, अपने निवास करने की स्वतंत्रता और व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये कुल मिला के अपने 6 स्वतंत्रता संबंधित अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब देखो अपने अगर अपन इस अकॉर्डिंग याद करेंगे तो हम एक में मैंने इसमें क्रॉस लगा रखा है। तो क्रॉस इसलिए लगा रखा है कि जब बात आएगी अपने मूल संविधान की, तो अपन ने कल भी बात की कि मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार थे अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। तो अपने 7 अपने अधिकार थे, जिसमें एक अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन को 1978 के अकॉर्डिंग, संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता। याद कैसे रखेंगे, देखो कि अपने इसमें सबसे पहले आता है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमने विचार रखे और विचार रखे तो इसका मतलब हमारे विचार लोगों के अंतर्गत जो है वो एक जैसे विचार वाले लोगों में क्या बनाया, उन्होंने एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश की, एक जगह इकट्ठा होने का प्रयास किया। फिर अपन ने शांतिपूर्ण सम्मेलन किया। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने के बाद उस सम्मेलन के अकॉर्डिंग सभी लोगों ने अपने एक संगठन बनाए। संगठन बनाने के बाद में जो है वो अपन ने भारत के भ्रमण करने की सोची, और भ्रमण करने के बाद अगर जहाँ अच्छा लगने लगा तो वहाँ हमने निवास करने के बारे में सोचा। उसके बाद हमने निवास करने के अकॉर्डिंग वहाँ संपत्ति खरीदने की बात कही, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और उसके बाद हमने अगर वहाँ निवास किया तो वहाँ अपने व्यापार व वाणिज्य के अपने अधिकारों के अंतर्गत बात कर दी। तो इस प्रकार से अपने 6 अलग अलग अधिकार। अब अपन को एक बात ध्यान में रखनी है कि अनुच्छेद जो 19 आता है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी 6 पार्ट है। तो अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग अपने कुछ अधिकार दिए जाते हैं। अपने एक अनुच्छेद जो अपने 1 है और 19(1) जो है वो अपने अधिकारों के अंतर्गत बात करता है, और अनुच्छेद 2 से लेकर अनुच्छेद जो 6 हैं वो अपने उन अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात की जाती है। कई बार अपने जैसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित, या अपने आर्टिकल 19 के या 19 से 22 के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें अपने कई बार पूछा जाता है कि जैसे स्वतंत्रता संबंधी अधिकार जो हैं वो असीमित हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। अपने ये जो 6 अधिकार दिए हैं वो असीमित नहीं है, इसलिए उन पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो अपने अनुच्छेद 19(2) से लेकर 6 तक अपने इनकी व्याख्या की गई है। अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 19 जो है वो अपने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे हर एग्जाम में प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे भी इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन जो है वो हर एक अनुच्छेद के बारे में, हर एक अधिकारों के बारे में विस्तृत से बात करते हैं। देखो सबसे पहले है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब अपन ने प्रस्तावना के बारे में बात की थी, प्रस्तावना के अंतर्गत बात की थी, तब हमने विचार और अभिव्यक्ति के अंतर्गत बात की थी, और इसमें है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भाषण आपको जैसे आप पता है स्पीच दिया जाता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। तो आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किन किन बातों के आधार पर अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम अपनी बात कहकर अभिव्यक्त कर सकते हैं,
हम कोई अखबार में लेख लिख कर अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम कार्टून बनाकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम कोई चित्र बनाकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम गीत गाकर कोई ये नाटक के द्वारा अपनी बात को अभिव्यक्त किया जा सकता है। और इसके अलावा हम अपनी बात को मौन रह कर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। लगभग हर घरों के अंतर्गत ये समस्या होती है कि अपने जो एक बड़ी चुप्पी है वो भी अपने एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, और वो 19(1) के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब इन अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रताओं के अंतर्गत कि अपने इन बिंदुओं के आधार पर अपन चीज़ों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि भाई इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत सारे ऐसे अधिकार आते हैं। बहुत सारे अधिकारों के अंतर्गत जैसे जिस प्रकार से कि भाई जैसे कई बार पूछा जा चुका है कि प्रेस की स्वतंत्रता, अपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के अंतर्गत बात आती है कि प्रेस की स्वतंत्रता है वो संविधान के किस भाग के अंतर्गत उल्लेखित है, तो वो भी अपने 19(1) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि भी किसी बात का विरोध प्रदर्शन करके या इसी के अंतर्गत एक अपने एक अधिकार मिला हुआ है हम सभी को 12 अक्टूबर 2005 को अपने अधिकार मिला था, जिसे अपन कह सकते हैं सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार भी है, वो भी अपने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। ऐसे अगर देखा जाए तो अपन ये नहीं कह सकते कि भाई ये कोई बिंदु नहीं है कि सूचना का अधिकार संविधान के किस भाग में दर्ज है, तो सूचना का अधिकार संविधान के भाग में दर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि मान लीजिए हम किसी के खिलाफ कोई लेख लिख रहे हैं। अब मान लीजिए हम भारत सरकार के खिलाफ ही जो उसकी योजनाओं के खिलाफ उनकी आलोचनात्मक व्याख्या कर रहे हैं, उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी आलोचना करने के लिए हम सूचनाएं कहां से प्राप्त करेंगे। इसलिए सूचना के अधिकार को भी भाषण व अभिव्यक्ति की अधिकारों के अंतर्गत जोड़ा गया है। इसके अलावा अपने दूसरे जितने भी विरोध प्रदर्शन करके या अपने किसी बात का अपने विरोध करके भी अपने जो बात कही जाती है वो भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही देखा जाता है। अब बात ये आती है कि इसके अंतर्गत क्या ये एक तरह से असीमित है, ये एक तरह से अपने जो है ये आतंकित है। आतंकित का मतलब अपने शब्द आता है कि भाई इन पे कोई रोक टोक नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अपने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं सीमित है और इन पे भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19(2) के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि ये जो अपने अधिकार हैं, खास तौर से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन पर 8 तरीके से जो है वो अपन प्रतिबंध लगा सकते हैं, या सरकार जो है 8 तरीके से इस अधिकार को अपन से छीन सकती है। कौन कौन से प्रावधान है, जैसे राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की सुरक्षा, यहाँ राष्ट्र की एकता कह दो या राष्ट्र की अखंडता या राज्य की सुरक्षा। तीसरी बात है विदेशी राज्यों के साथ संबंध, अगर हमारे विदेशी राज्यों के साथ संबंध है, अगर वो बिगड़ रहे हैं तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था का मतलब है कानूनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत। कई बार आपने देखा होगा कि आज इंटरनेट हमारी एक तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और कई बार सरकार जो है वो अपने कई तरह के अपने उपद्रव होने के कारण इंटरनेट को बाधित कर देती है। तो ये इसीलिए किया जाता है, ये लोक व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग किया जाता है, जिसके अंतर्गत कि उस उपद्रव को ज़्यादा से ज़्यादा न फैले और उससे जो है वो अपने कानूनी व्यवस्थाओं को बनाए रखा जा सके, इसलिए किया जाता है। मानहानि, किसी व्यक्ति की अपने निजी अधिकारों को जो है वो इस प्रकार से हनन न हो, ऐसा इसलिए किया जाता है। न्यायपालिका की अवमानना, न्यायपालिका की अवमानना के अंतर्गत भी अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। शिष्टाचार व सदाचार लोक व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग आता है। और अपराध उद्दीपन, अपराध का मतलब है कि अपने अपराधों को बढ़ावा देने वाले जितने भी अपने जो विचार हैं उनको जो है वो अपने सीमित किया जा सकता है। तो ये अपने एक अनुच्छेद के अंतर्गत है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, और ये उन पर प्रतिबंध लगाने के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ है अपने शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार है। अब हथियार रहित, इसमें अपने एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। इसमें जैसे शांतिपूर्ण सम्मेलन में चाहे अपने राज्य के या सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन करें, या मान लीजिए अपने ये किसी भी संस्था के खिलाफ आंदोलन करें, उनका विरोध किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि शांतिपूर्वक विरोध करना, उसमें अपने एक शब्द आता है हड़ताल।
हड़ताल का अधिकार। तो कई बार पूछा जाता है निम्न में से इसके अंतर्गत सही नहीं है, तो हड़ताल का अधिकार है वो इसमें नहीं है। ये दोनों में ही आता है। अपन हड़ताल का अधिकार नहीं है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी हड़ताल का अधिकार नहीं है। शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार भी हड़ताल रहित के अंतर्गत माना जाता है। यहाँ आपको एक बात आपके ध्यान में आनी चाहिए कि जो सिख लोग हैं वो अपने गुरुद्वारे के अंतर्गत जब ये अपने धर्म की उपासना करते हैं तो उनके साथ में कटार होती है। तब अपने ये एक सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था कि भी जब सिख लोगों को हथियार के साथ अपने ये गुरु की आराधना करने का अधिकार है, तो वो इस 19(1) का उल्लंघन या 19(1) का उल्लंघन नहीं है क्या? तो वो आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो 19(1) का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे अनुच्छेद 25, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का आचरण कर सकता है, तो वो उनके धर्म के अंतर्गत आचरण माना जाता है, इसलिए उसको इसके अंतर्गत नहीं माना गया। तो शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। दूसरी चीज़ है संघ बनाने या संगठन बनाने का अधिकार। तो संगठन बनाने के अंतर्गत अपने जो 97वां संविधान संशोधन जो था 93वां जो संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत अपने जो है वो एक सहकारी समितियों वाला जो अपने आधार आता है, सहकारी समितियों का भी आधार इसी के अंतर्गत है, जो अपने इसके अंतर्गत माना जाता है, तो वो भी संगठन के अंतर्गत होगा। भ्रमण करने की स्वतंत्रता, और इसके बाद अपने आएगा निवास करने की स्वतंत्रता। अब निवास करने की स्वतंत्रता के ऊपर अपने रोक किस प्रकार से लगाई जा सकती है? निवास करने की स्वतंत्रता में मान लीजिए अपने जैसे अनुसूची जो अपने 6 है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को विशेष प्रबंधन के आधार दिए जाते हैं, तो अनुसूचित 6 के अंतर्गत जो राज्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में हैं वहाँ के निवास के स्वतंत्रताओं के अंतर्गत इसको सीमित किया जा सकता है या उन क्षेत्रों को इससे अलग रखा जा सकता है। बात आई समझ में? निवास की स्वतंत्रता में अनुसूचित जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं उनको इससे अलग किया जा सकता है, और ये अपने हटा ही दिया गया। और ये जो अपने जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार व वाणिज्य करने का अधिकार है, कोई भी व्यापार, लेकिन इसमें भी अपने जो है वो अपने प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उन व्यापारों की छूट नहीं दी जा सकती जिस पर सरकार के द्वारा रोक है। अपने कुछ जैसे हैं हथियार निर्माण संबंधी, परमाणु ऊर्जा है, रेलवे है। अगर व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी तो हर कोई अपने कालीन भैया बनने की कोशिश करेगा, तो ऐसा नहीं है। व्यापार करने के अंतर्गत भी जो है वो अपने कई प्रकार से रोक लगाई जा सकती है। मतलब उन उद्योगों के अंतर्गत छूट नहीं है जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए गए। ठीक है, ये अपनी बात आती है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अपने 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार है और इन पे इस प्रकार से अपने प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 जो है वो अपने एक तरह से अपराध के संबंध में बताता है। अपराध के प्रकार से किस प्रकार से कानूनी अधिकार है उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए, अपराध के संबंध के अंतर्गत जैसे है कि भी किसी भी प्रकार से अपराध के अंतर्गत अपराध के संबंध में दूसरा जो अपने अनुच्छेद 20 जो इसमें आता है, इसमें अपने क्या दिया जाएगा कि भी किसी भी व्यक्ति को जो है वो अपने अपराध के समय बने हुए कानून के अनुसार ही सजा दी जाएगी। मान लीजिए आज अपने एक तरह से कल्पनाओं की बात करें, आज किसी व्यक्ति ने अपने चोरी की और उसने चोरी की, वो पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद में जब उसका फैसला आया, मान लीजिए 2-4 महीने बाद ही सरकार ने कानून बना दिया कि वे अपने चोरी करने वालों के लिए इस प्रकार से एक शारीरिक दंड दिया जाएगा। आज नहीं, आज वैसे मान ले कि भी 5,000 रुपये जुर्माना, 6 महीने की कैद का जो प्रावधान, और 2-4 महीने के बाद में ही जो है वो बड़े शारीरिक दंड के रूप में कोई कानून बना दिया जाए, तो अपने इसके अंतर्गत ये आता है कि उस अपराधी को सजा उसी अनुरूप मिलेगी जिस समय उसने अपराध किया है, या अपराध के समय बने हुए कानून के अनुसार ही उसे सजा दी जाएगी। ये ऐसा इसके अंतर्गत किया जा सकता है। अब दूसरी बात, एक तो ये चीज़ हो गई, इसमें दूसरा बिंदु होता है कि अपने एक अपराध के लिए एक सजा, एक अपराध के लिए एक सजा।
ये भी इसी के अंतर्गत आता है। एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। इसमें देखो सबसे बड़ा मामला अपने आता है, जैसा आपने सुना होगा राजीव गांधी हत्या जो अपने है, राजीव गांधी की हत्या अपने 1992 के अंतर्गत की गई, 91 के अंतर्गत, और उसके 91 के बाद में उसके अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद उसके अपराधियों को सेशन कोर्ट के द्वारा जो है वो 92 के अंतर्गत फांसी की सज़ा सुना दी गई। 1994 के अंतर्गत वहाँ के मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा को जो है बरकरार रखा, और उसके बाद उसी सज़ा को जो आगे है सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। लेकिन आगे जब 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, तो 2004 के बाद में जो है वो अपने जैसे अपन राष्ट्रपति के अंतर्गत पढ़ेंगे आर्टिकल 72 में कि भी कोई भी अपराधी है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत उस पर फैसला होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास से क्षमा याचिका दायर कर सकता है। तो 2004 में फांसी की सज़ा को राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति ने उस पर जो है वो अपने 2011 में फैसला किया कि भी इसकी फांसी की सज़ा को मुकर्रर किया जाता है। लेकिन इस समय इन्हीं के अंतर्गत इन्हीं अपराधियों की तरफ से मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत एक याचिका दर्ज की गई अपने अनुच्छेद 20 के अकॉर्डिंग, कभी एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब 1992 के अंतर्गत उन्होंने अपराध किया और 92 से लगातार उन्हें फांसी की सज़ा को मुकर्रर किया गया, तो जो वो मानसिक एक तरह से ये उत्पीड़ना है, या एक तरह से उन्होंने जब 2012 के अंतर्गत ये फैसला आया तो एक तरह से देखा जाए 20 साल उन्होंने जेल में बिताए, तो 20 साल जेल में बिताए, फांसी की सज़ा दी गई, और साथ में उन्हें एक तरह से मानसिक उत्पीड़ना उन्होंने 20 साल तक झेली है। तो एक अपराध के लिए एक तरह से 3 बार सज़ा देखी गई। तो ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, कभी एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। जैसा अब कई लोग इसमें अपने अपवाद स्वरूप भी आता है, जैसे कि कई बार ये कह सकता है किसी पदाधिकारी को उसके पद से हटा दिया गया, उसके बाद उस पर कोर्ट पे मुकदमा चला, फिर उसे अपराध के अंतर्गत दिया गया। तो यहाँ वो एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा के अंतर्गत नहीं माना जाता है। इसीलिए नहीं माना जाता है क्योंकि उसे एक बार तो उसे पद से हटाया गया है, वो उसके लिए सज़ा नहीं है। और सज़ा के लिए उसे क्या किया जाएगा, उसके अंतर्गत उस पर न्यायपालिका के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा, फिर उस पर दंड की बात की जाती, तो वो अपने इस कानून का उल्लंघन नहीं माना जाता। इसी के अकॉर्डिंग अपने एक बात ये भी देखी जा सकती है कि इसमें एक अपराध के लिए एक बार सज़ा, अगर किसी व्यक्ति को जो है वो अपनी फांसी की सज़ा मिली है, तो फांसी की सज़ा के अकॉर्डिंग उसे जो है वो अकेले ये कैद के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। ये भी एक बड़ा मामला है चमोली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से, तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अब दूसरी बात इसके अंतर्गत अपने अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराध के बारे में एक सज़ा, अपराध के समय बने हुए कानून के अनुसार सज़ा दी जाएगी। और दूसरी बात एक तरह से देखा जाए कि अपने अपराधियों को जो है, लेकिन यहाँ पे इसके अपवाद के रूप में देखें। अपवाद का मतलब कि इसके अंतर्गत एक चीज़ दूसरी चीज़ देखी जाए कि ये कानून किन पे लागू होता है, तो अपने जैसे शत्रु देशों के अंतर्गत जो भी कोई अपराधी होता है या देशद्रोह के अपराधियों के अंतर्गत ये बात लागू नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। इसके बाद देखो अपने अनुच्छेद 20 के बाद अपन बात करेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 जो है वैसे तो सिंपल सा अनुच्छेद है, लेकिन देखा जाए तो अपने जो है कि मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के रूप में देखा जाता है। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो अपने जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन इसके साथ गरिमापूर्वक जीवन जीने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि जीवन जीने के अंतर्गत कोई व्यक्ति को पशुतुल्य जीवन जीने का अधिकार, तो ऐसा नहीं है। अब इसमें अगर देखा जाए तो कई प्रकार के अधिकार आते हैं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, कि कोई व्यक्ति को 36 प्रकार के अधिकार हैं। अगर मूल रूप से देखा जाए कि कोई व्यक्ति को एक तरह से शुद्ध वायु उपलब्ध करवाई जाएगी, पर्यावरण शुद्धता के बारे में, उसके अलावा शुद्ध जो है वो पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा, इसके अलावा अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा का अधिकार, अपने भोजन का अधिकार, जितने भी अपने अधिकार हैं वो सारे के सारे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। तो दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत बात करें, अपन जब भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो कम से कम 25 या 30 अपन को केस श्लोक याद रहने चाहिए, और वो कई बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अनुच्छेद 21 का सबसे बड़ा अपने मामला जो है वो अपने आता है मेनका गांधी बनाम भारत सरकार।
मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978। ये मामला एक तरह से दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत था। मामला क्या था कि मेनका गांधी विदेश जाने वाली थी और भारत सरकार ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, जिसके खिलाफ मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की। एक तरह से देखा जाए तो ये मामला ऐसा पहला मामला था जिसके द्वारा अपने जो न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता को जो बढ़ावा देने वाला जो महत्वपूर्ण अपने पार्ट शुरू किया था वो यही मामला था। इसी के बाद में शुरू हुआ। अब इसी के अंतर्गत अपने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति को विदेश जाने की स्वतंत्रता अर्थात उसे दैहिक स्वतंत्रता है और वो अपने जो है आधार के अंतर्गत अपने शरीर को जो है वो विदेश के अंतर्गत ले जा सकता है। तो ये अपने एक बड़ा मामला था इसके अंतर्गत। इसके अलावा अपने इसमें निजता का अधिकार भी शामिल है। जैसे आपने लगभग आज भी वो मामला बड़ा चल रहा है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग कि आधार कार्ड के द्वारा जो है वो हमारी निजी जानकारी जो है वो साझा हो रही है या कोई उसे डेटा चुरा रहा है। इसके मामले में भी अपने 2017 के अंतर्गत एक बड़ा मामला था ये पुट्टुस्वामी बनाम भारत सरकार, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेसी मतलब निजता का अधिकार है, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। हम किस प्रकार से रहते हैं, क्या हमारे विचार हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति तुरंत उसे सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं कर सकता, वो हमारा निजी जीवन है। तो ये भी अधिकार इसी के अंतर्गत आता है, गरिमापूर्वक जीवन। अब पर्यावरण के भी जितने अधिकार हैं वो भी सारे के सारे अधिकार अपने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आते हैं। पर्यावरण अधिकारों में आपने एक बड़ा मामला सुना होगा केसी मेहता बनाम भारत सरकार। केसी मेहता जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, बड़े पर्यावरण विधि हैं। उन्होंने पर्यावरण को लेकर कई मामले इसके अंतर्गत देखे। 6-7 साल पहले आपने देखा होगा कि अपने किसी प्रकार से BS3 जो अपने इंजन थे ये दुपहिया वाहनों के, उन्हें बंद कर दिया गया था और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आधार पे फिर BS4 इंजन का आपने शुरू हुआ और औने पौने दामों के अंतर्गत मोटरसाइकिल से दुपहिया वाहन बिके थे अपने। वो भी अपने फैसला है वो NC मेहता के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो है वो अपने BS3 टाइप के जितने भी इंजन है उन्हें तुरंत प्रभाव से उनका निर्माण कार्य बंद कर दिया जाएगा। तो ये भी पर्यावरण के अंतर्गत बात आती है। अब केवल मनुष्यों के बारे में भी बात नहीं की जाती है अपने प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में, एक तरह से बात की जाती है तो पशुओं के अंतर्गत भी बात की जाती है। तो देखो अपने एक भारत के अंतर्गत एक बोर्ड है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। आपने लगभग मामले सुने हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो है इसने अपने जो है वो अपने 2014 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की, एक याचिका दायर की। उस याचिका के अंतर्गत तमिलनाडु व केरल क्षेत्र में पोंगल के बाद में एक जानवरों का खेल किया जाता है, बुल फाइटिंग, जलीकट्टू नाम सुना होगा, बड़ा विवाद सामने रहा था। उस जलीकट्टू के ऊपर रोक लगा दी क्योंकि वो भी पशुओं के लिए भी क्या है एक तरह से अत्याचारी एक उत्पीड़ना के रूप में था और उसी को बंद भी किसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग किया गया, अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग ही उस अपने जो है उस खेल को बंद किया गया था। ये भी अपने इसी पार्ट के अंतर्गत देखा जा सकता है या इसी पार्ट का भी अपने भाग है इसी के अंतर्गत। अब इसमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मैंने कहा कि भी जिस प्रकार से देखा जाए शिक्षा भी एक अधिकार है। अगर जीवन जीने के लिए शिक्षा का भी उतना ही महत्व है जितना पर्यावरण और अपने भोजन का महत्व है, तो शिक्षा के अधिकार को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। जैसा आपको पता है कि इसके बाद में अपने एक नियम निकाला था 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अपने 2002 में अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। तो ये शिक्षा का जो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो लागू किया गया था उसे अपने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया, तो वो भी इसी के अंतर्गत माना जाता है। अब इसमें अपन ने बात की जैसे कि भाई जीवन जीने की स्वतंत्रता, तब आपके क्वेश्चन आता है क्या मरने की स्वतंत्रता नहीं है? क्योंकि थोड़े दिनों पहले तक अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो राज्य उसके ऊपर आत्महत्या का केस दाखिल कर सकता है। इसका मतलब क्या मरने का अधिकार नहीं? वर्तमान के अंतर्गत ये अधिकार, मरने का अधिकार भी अपने दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के अंतर्गत एक निर्णय दिया था अपने ये पिंकी सानवा बनाम भारत सरकार यूनियन के मामले में कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो अगर असाध्य रोग है तो अपने उसे मरने का अधिकार भी है। यहाँ पे देखो मरने के अधिकार में दो अलग अलग टाइप हैं, जैसा कि अपने विदेशों की दूसरे देशों के अंतर्गत किया जाता है।
वहाँ किसी भी अपने ये आधार के ऊपर उसे व्यक्ति को अपने ये मरने का अधिकार दे दिया जाता है, चाहे इंजेक्शन के द्वारा है या भी दूसरे अधिकारों के अंतर्गत। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो मरने का अधिकार दिया है उसे अपने एक तरह से उस अधिकारों के अंतर्गत है कि अगर असाध्य बीमारी है और वो व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता तो उसकी जो अपने चिकित्सा सामग्री है या चिकित्सा जो उपचार चल रहा है उसे बंद करके उसे किसी दूसरे व्यक्ति को अपने दे दिया जाता है और इसी के अधिकार उसे जो है मृत्यु का वरण के अंतर्गत माना जाता है। बाकी किसी प्रकार से अपने इंजेक्शन के द्वारा या दूसरे तरीकों के द्वारा मरने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसके साथ अपने अगर पूछ लिया जाए कि क्या प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में जीने के अधिकार के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है कि कोई व्यक्ति अपने जो है मरने का अधिकार भी इसमें दिया जाता है और वो अपने पिंकी सानवा बनाम भारत सरकार मामले के अंतर्गत है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो ये अपने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अब अपन बात करेंगे इसका अंतिम अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अनुच्छेद 22 जो है वो अपने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है, जिसमें अपन बात करें यह अनुच्छेद अपने आता है गिरफ्तारी के संबंध में। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में। लगभग अपन ने सब जगह देखा है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व उसे कारण बताया जाता है। ठीक है, जिसे अपन कह सकते हैं कि भाई गिरफ्तारी वारंट कहाँ पे है, तो वारंट एक तरह से कारण बताया जाता है कि किस अपराध के लिए उसे जो है वो सज़ा दी जाती। तो ये अपने गिरफ्तारी के संबंध में। दूसरी इसमें भी कई प्रावधान, उसे जो है वो 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में उपस्थित करवाया जाता है जज के सामने। तीसरी बात इसमें जो उस व्यक्ति को जो है अगर अपनी बात अपना पक्ष रखने के लिए वकील उपलब्ध करवाया जाता है तो वो भी इसी के अंतर्गत है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इस गिरफ्तारी के संबंध वाले अधिकार के अंतर्गत है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे फिल्मों के माध्यम से देखा होगा कि वो व्यक्ति अगर पुलिस में बयान दिया जाता है अपने किसी भी प्रकार से, उसे न्यायालय मानने से मना कर देती है। मतलब कि उसके खुद के द्वारा दिए गए बयान को जो है वो मान्य नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी वाले ये भी अपने जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और उसे जो है न्यायालय अस्वीकार करता है। इसमें कई प्रकार के मामले ऐसे आते हैं जिसके द्वारा अपने नार्को टेस्ट के द्वारा या फिर दूसरे साधनों के द्वारा उस व्यक्ति से सच उगलवाया जाता है, तो वो भी अपने साधारण मामलों में मतलब काफ़ी कुछ ऐसे मामले हैं जो अपने जैसे चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो या बड़े जो अपने एक तरह से सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत जुड़ा हुआ मामला, उन मामलों में कोर्ट जो है वो अपने वो अधिकार या उस प्रकार से ये नार्को टेस्ट की अनुमति दे सकती है। लेकिन साधारणतया अपने कोर्ट जो है वो इस प्रकार के मामलों पर निजी गवाही या स्वयं की गवाही को मान्य नहीं करती है। ये इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें कई प्रकार के मामले हैं। इसमें अपने एक पार्ट और आता है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, जिसे अपन कह सकते हैं निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी क्या है? अपने जैसे देखा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जब उसने अपराध किया है। ठीक है, लगभग अपन ने यही देखा होगा, आपने यही सुना है कि पुलिस अपराध होने के बाद आती है, तो बाद ही आएगी, पहले कैसे आएगी। लेकिन कई बार अगर किसी ने अपराध नहीं किया है लेकिन उससे पहले भी उस व्यक्ति को अपराध होने की आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे निवारक नज़रबंदी कहा जाता है। निवारक नज़रबंदी के अकॉर्डिंग कई प्रकार के अपने कानून है वो सरकार ने बनाए हैं। सरकार ने कई प्रकार के कानून बनाए जिसमें अपने जैसे मीसा है, टाडा है, पोटा है, रासुका है, अपने बीसू का है, इस प्रकार के कई ऐसे अधिकार या कानून बनाए हैं अपने सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत अपराधों को कम करने के लिए अपने किसी व्यक्तियों को अपराध होने की आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे निवारक नज़रबंदी कहा जा सकता है। आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले जब अपने ये भारत सरकार ने अपने धारा 370 हटाई थी, उसके बाद में अपने जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं को काफ़ी कुछ दिनों के लिए निवारक नज़रबंदी या कुछ दिनों के लिए निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। तो वो इस मामले के अंतर्गत अपराध न हो या अपराध को बढ़ावा न दिया जा सके, इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता, उसे निवारक नज़रबंदी। अब निवारक नज़रबंदी एक तरह से ये देखा जाए तो इस कानून का बड़ा दुरुपयोग है। इसमें अपन जब राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत पढ़ेंगे आपातकाल 1975 में, तो इस कानून की कई प्रकार से जो है वो दुरुपयोग भी किए जाते हैं और इसके अंतर्गत निवारक नज़रबंदी कानून में कई प्रकार के परिवर्तन किए गए।
वर्तमान में देखो क्या होता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अब निवारक नज़रबंदी में उसे कारण बताया जाता है कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया, जैसा अपने अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में, वैसा इसी में। और अधिकतम उसे जो है वो 3 माह के लिए गिरफ्तार किया जाता है, अधिकतम 3 माह के लिए। और 3 माह के गिरफ्तार करने के बाद उसे आगे गिरफ्तार करने के लिए एक कम से कम उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होता है उसके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, और वो कमेटी फैसला करती है कि अपने उस व्यक्ति को आगामी दिनों तक गिरफ्तार किया जाए या नहीं किया जाए। ये निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत है। और निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत इस कानून के 1975 में कई दुरुपयोग किए गए, उसके बाद में इसके अंतर्गत कई परिवर्तन किए गए, और वर्तमान के अंतर्गत उसे 3 महीने से अधिक उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये अपने अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता। तो मित्रों, अपन ने आज स्वतंत्रता संबंधी अधिकार पढ़े। 19 से 22 के अंतर्गत 4 अधिकारों में कई प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत अपन ने बात की। अब अपन बात करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, इन टॉपिकों के आपको कुछ मॉक टेस्ट देने हैं, तो मॉक टेस्ट देने के लिए आप प्ले स्टोर से यस गुरु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिनमें इसी रिलेटेड अपने कई प्रकार के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। धन्यवाद। कल अपन फिर बात करेंगे इसी के अकॉर्डिंग आगे अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों के। और किसी प्रकार से कोई अपने अगर परेशानी है या फिर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।